वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। हम लोगों की सेकंड चैप्टर की ये लास्ट वीडियो होने वाली है। इसमें हमारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। इससे पहले हम लोगों ने 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और उसमें टॉपिक हम लोगों ने क्या क्या क्लियर किया है। हमारे चैप्टर का नाम है नर व मादा युग्मोद्भिद संरचना एवं परिवर्धन। इससे पहले जो हम लोगों ने टॉपिक क्लियर किए हैं, नर युग्मोद्भिद के बारे में पूरी जानकारी क्लियर हो गई। नर युग्मोद्भिद क्या है, उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक होते हैं, परागकण निर्माण होने तक की प्रोसेस हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था मादा युग्मोद्भिद। मादा युग्मोद्भिद हम लोग पढ़ चुके हैं। मादा युग्मोद्भिद में जायंग वाला पोर्शन एक प्रारूपिक संरचना, जिसमें हमने वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय के बारे में सामान्य जानकारी पढ़ ली। उसके बाद अंदर की तरफ जो बीजांड पाया जाता है, बीजांड की जानकारी हम लोगों ने क्लियर कर ली। उसके बाद बीजांड कितने प्रकार से पाया जा सकता है, 6 रूपों में पाया जाता है। हालांकि जो प्रारूपिक बीजांड होता है, संरचना वही होती है, लेकिन उसमें जो बीजांड वृंत होता है उसकी लंबाई कम या ज्यादा किस तरह से हो सकती है, या उसमें जो बीजांड द्वार है, निभाग है, उसकी स्थिति किस प्रकार से हो सकती है, उस आधार पर हमने बीजांड के प्रकार का अध्ययन कर लिया। क्लियर। अब बात करेंगे कि गुरु बीजाणु जनन क्या होता है, यानी कि जो बीजांड के अंदर जो कोशिकाओं का समूह हम लोगों ने बताया था कि 8 कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो वो 8 कोशिकाएं बनती कैसे हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, गुरु बीजाणु जनन। ठीक है, गुरु बीजाणु जनन क्या है, पहला टॉपिक ये रहेगा हमारा। सेकंड टॉपिक क्या रहेगा, मादा युग्मोद्भिद तथा भ्रूणकोश। ये टॉपिक हम लोग क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, कि गुरु बीजाणु जनन क्या है और मादा युग्मोद्भिद या भ्रूणकोश होता क्या है। क्लियर। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि गुरु बीजाणु जनन क्या होता है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने जो नर युग्मोद्भिद के बारे में पढ़ा था, वहां पर हम लोगों ने लघु बीजाणु जनन पढ़ा था। लघु बीजाणु जनन क्या था कि प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं किस रूप में कन्वर्ट हो रही है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं के रूप में, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं के रूप में कन्वर्ट हो रही है, और लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं लघु बीजाणु बनाती हैं। वो प्रोसेस क्या कहलाती है, लघु बीजाणु जनन कहलाती है। क्लियर। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पर गुरु बीजाणु जनन को क्लियर करेंगे। एक डायग्राम से हम रिलेटेड हो जाते हैं थोड़ा सा, कि जो हमने डायग्राम बनाया था बीजांड का, ये डायग्राम हम लोगों ने ड्रॉ किया था। ये है बीजांड काई। क्लियर। अब ये बनता कैसे है वो हम लोग क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, कि गुरु बीजाणु जनन कैसे हो रहा है और मादा युग्मोद्भिद या भ्रूणकोश कैसे डेवलप होता है, वो यहीं पर हम लोग क्लियर करेंगे। यहां पर एक संरचना थोड़ी सी डिफरेंस बनाई है मैंने। इससे पहले हम लोगों ने यहां पर 8 कोशिकाएं क्लियर की थी। ठीक है, तो यहां पर मैंने वो 8 कोशिकाएं नहीं बनाई है। हम लोग ये पढ़ेंगे यहां पर कि वो 8 कोशिकाएं बनती कैसे हैं, उनका डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, वो यहां पर क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गुरु बीजाणु जनन के बारे में, कि गुरु बीजाणु जनन क्या होता है। ये संरचना क्या कहला रही है, इंटरनल, ये जो मृदुत्तकी कोशिकाओं का समूह वाली संरचना है, क्या कहला रही है, बीजांड काई। ठीक है, बीजांड काई, इसके ऊपर ये बीजांड आवरण है। ठीक है, हमें ये ध्यान नहीं देना फिलहाल, हमें बात करनी है बीजांड काई के बारे में, क्योंकि गुरु बीजाणु जनन, मादा युग्मोद्भिद, भ्रूणकोश सब यहीं से हम लोग क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भ्रूणकोश वाले पोर्शन को हम लोग पढ़ रहे हैं। अच्छा, डेफिनेशन क्या बनाएंगे सबसे पहले, गुरु बीजाणु जनन क्या होता है, कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, गुरु बीजाणु जनन कहलाएगी। आ रही बात समझ में आपको। गुरु बीजाणु जनन क्या होगा, कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। अब ये गुरु बीजाणु बनते कैसे हैं, तो हम बात करें कि ये जो बीजांड काई वाला जो पोर्शन है, इनके अंदर बहुत सारी मृदुत्तकी कोशिकाएं पाई जाती है ना। इस संरचना को हम लोग यहां पर क्लियर कर रहे हैं। गुरु बीजाणु जनन कैसे हो रहा है ये हम लोग क्लियर कर रहे हैं
कि बीजांड काई में जो मृदुत्वकीय कोशिकाएं पाई जाती हैं, इनमें से कोई भी एक कोशिका, जैसे हम लोग मध्य वाली कोई एक कोशिका की बात कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि मध्य में इस कोशिका पाई जा रही है, ठीक है, बाकी की अन्य कोशिकाएं हैं, तो बीजांड काई में उपस्थित मृदुत्वकीय कोशिकाओं में से कोई भी एक कोशिका अन्य कोशिकाओं से आकार में बड़ी हो जाती है ना, डेवलप कर लेती है अपने आप को। इसका जो कोशिका द्रव्य होगा वो अधिक सघन हो जाएगा, केंद्रक स्पष्ट हो जाता है, ठीक है। और ये जो कोशिका होगी, इस कोशिका को हम नाम देते हैं प्रपशु कोशिका। देखिए ये सारी चीजें हम लोगों ने लघु बीजाणु जनन में ही पढ़ा है, ठीक है। कोशिकाएं वही होंगी, विभाजन वही होगा, बस जगह चेंज हो जाती है ना। तो ये जो अपना आकार बढ़ा रही है कोशिका क्या कहला रही है? प्रपशु कोशिका कहला रही है। यह कोशिका क्या काम करती है? समसूत्री विभाजन करेगी। इस कोशिका में कौन सा विभाजन होगा? समसूत्री विभाजन। और समसूत्री विभाजन होने से ये कोशिका दो कोशिकाएं बनाती हैं। हम वापस से वो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, मैं ये बाकी की मृदुत्वकीय कोशिकाएं नहीं बना रहा हूं, सिर्फ इसी कोशिका को हम लोग डेवलपमेंट के रूप में देखने वाले हैं, तो मैं इसी की बात करूंगा, ठीक है। तो ये कोशिका कितनी कोशिकाओं में डिवाइड हो गई? दो कोशिकाओं में डिवाइड हो गई, ठीक है। इसमें से एक कोशिका कहलाती है प्राथमिक भित्ति कोशिका। हमने लघु बीजाणु जनन में भी ये चीज पढ़ी है, ठीक है। और दूसरी कोशिका क्या कहलाएगी? प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, ठीक है। अब गुरु बीजाणु जनन जो होगा ना, वो इसी से होगा, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका से होगा। वहां पर हमने लघु बीजाणु जनन क्या पढ़ा था कि जो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका होती है वो लघु बीजाणु मात्र कोशिका रूप में कन्वर्ट हो जाएगी और विभाजन करके क्या बनाती है? लघु बीजाणु बनाती है, जो परागकण बनाते हैं ना, प्रोसेस वही है, ठीक है। अब क्या होगा कि इन दो कोशिकाओं में से जो प्राथमिक भित्ति कोशिका होती है वो विभाजन करके भित्ति बनाने का काम करेगी या विलुप्त हो जाती है, और बचती कौन सी है? प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। आइए बस समझ में। अब ये जो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका है ये पुनः विभाजन करती है। कौन सा विभाजन? अर्धसूत्री विभाजन। अच्छा, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका को हम और क्या नाम दे सकते हैं? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, इसको ये नाम भी दिया जा सकता है, ठीक है। अब प्राथमिक भित्ति कोशिका क्या काम करेगी? विभाजन करेगी और लेयर्स बनाने का काम करेगी, आवरण बनाने का काम करेगी, या विलुप्त हो जाती है ना, ये दोनों में से कोई एक कार्य करती है। बचती कौन सी है? प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। अब यही कोशिका आगे का परिवर्धन करने वाली है। अब क्या होगा? जो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका है ये अर्धसूत्री विभाजन करती है, और अर्धसूत्री विभाजन होने से कितनी कोशिकाओं के समूह बनेंगे? 4 कोशिकाओं का समूह बनता है। एक कोशिका विभाजन करके 4 कोशिकाएं बनाती हैं, और ये चारों कोशिकाएं एक रैखिक क्रम में व्यवस्थित हो जाती हैं, ठीक है। अब क्या संरचना तैयार हो जाएगी? अब इस कोशिका ने अर्धसूत्री विभाजन किया तो 4 कोशिकाओं में कन्वर्ट हो गई। ये चारों कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? गुरु बीजाणु कोशिकाएं कहलाती हैं। ये चारों कोशिकाओं को समूह क्या कहलाएगा? गुरु बीजाणु कोशिका, ठीक है। तो टॉपिक कौन सा क्लियर हुआ हमारा? गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन कैसे कंप्लीट हुआ कि बीजांड काय की कोई, अच्छा डेफिनेशन के हम लोग इसकी लैंग्वेज कैसे बनाएंगे? गुरु बीजाणु जनन क्या है, किसे कहते हैं? तो बीजांड में उपस्थित बीजांड काय की कोई भी एक कोशिका अपना आकार बढ़ाती है, इसका केंद्रक स्पष्ट हो जाएगा और कोशिका द्रव्य अधिक सघन मात्रा में तैयार हो जाता है, और वो कोशिका अन्य कोशिकाओं से आकार में बड़ी हो जाती है। क्या कहलाती है? प्रपशु कोशिका कहलाती है। ये प्रपशु कोशिका समसूत्री विभाजन करेगी, जिससे कितनी कोशिकाओं का समूह बनेगा? 2 कोशिकाएं बनती हैं, जिसमें से एक कोशिका क्या कहलाएगी? प्राथमिक भित्ति कोशिका कहलाती है। अब ये प्राथमिक भित्ति कोशिका क्या काम करती है? या तो विलुप्त हो जाएगी या विभाजन करके
भित्ति के निर्माण में हेल्प करती है। ठीक है, दोनों में से कोई एक काम होगा। बची कौन सी? प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, जिसे हम गुरु बीजाणु मात्र कोशिका भी कह रहे हैं। अब ये कोशिका क्या काम करती है? विभाजन करती है। कौन सा? अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन करने से इसके द्वारा 4 कोशिकाएं बनती हैं। ठीक है, तो ये चारों कोशिकाएं रैखिक क्रम में ऊपर से नीचे की ओर व्यवस्थित हो जाती हैं। तो ये 4 कोशिकाएं, जैसे हम लोग यहां पर इस चीज को दर्शाने की कोशिश करें तो कैसे नजर आएगा? इसमें 4 कोशिकाएं हमें क्लियर करनी है इस तरह से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये 4 कोशिकाएं इसमें तैयार हो गई। तो ये चारों कोशिकाएं क्या कहला रही हैं? गुरु बीजाणु कोशिकाएं कहला रही हैं। और यहीं पर ये प्रोसेस क्या कहलाती है? गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। आगे बात समझ में। अब क्या होगा? इन 4 कोशिकाओं में से कोई एक कोशिका जिंदा रहेगी या एक कोशिका ही सरवाइव कर पाती है, बाकी की 3 कोशिकाएं क्या हो जाएंगी? नष्ट हो जाएंगी। आगे बात समझ में। इन 4 कोशिकाओं में सब क्या होगा? 3 सेल्स नष्ट हो जाती हैं। अब संरचना कैसी मिलेगी हमें? केवल एक कोशिका तैयार है, बाकी कोशिकाएं क्या हो गई? नष्ट हो गई। अच्छा, इस संरचना में और इस संरचना में क्या अंतर नजर आ रहा है हमें? कोई भी अंतर नजर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि दोनों में एक एक मध्य में एक एक कोशिकाएं ही दिखाई दे रही हैं। लेकिन अंतर किस बात का है कि ऊपर की तरफ जो डायग्राम आप देख रहे हैं, इसमें जो ये कोशिका है ये कौन सी है? 2n है। लेकिन यहां पर जो ये कोशिका ये कौन सी है? n है। n क्यों है? क्योंकि यहां पर अर्धसूत्री विभाजन हो चुका है। वापस एक बार क्लियर कर लेते हैं हम, गुरु बीजाणु जनन क्या होगा, उसके बाद हम बात करेंगे कि मादा युग्मोद्भिद कैसे होता है और भ्रूणकोश का निर्माण कैसे होगा। क्लियर? गुरु बीजाणु जनन क्या होगा कि बीजांड काय में पाई जाने वाली गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में से कोई एक कोशिका अपना आकार बढ़ाती है और केंद्रक स्पष्ट और कोशिका द्रव्य सघन हो जाता है। उस कोशिका को हम क्या नाम देते हैं? प्रपशु कोशिका नाम देंगे। क्लियर? इस प्रपशु कोशिका कौन सी है? 2n होती है। ठीक है, द्विगुणित होगी। और प्रपशु कोशिका क्या काम करती है? समसूत्री विभाजन करेगी। समसूत्री विभाजन करने से कितनी कोशिकाएं बनेंगी? 2 कोशिकाएं बनती हैं। एक कोशिका कहलाती है प्राथमिक भित्ति कोशिका और दूसरी कोशिका क्या कहलाएगी? प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। ठीक है, अब प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका को अलग नाम क्या दे सकते हैं? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका भी कह सकते हैं। यहां तक 2n स्थिति ही चल रही है, ध्यान रखना इस बात का, है ना। उसके बाद क्या होगा? जो प्राथमिक भित्ति कोशिका होती है वो डिवाइडेशन करके या तो भित्ति या लेयर्स में कन्वर्ट हो जाती है बनाने में, या फिर बिल्कुल नष्ट हो जाएगी, किसी काम नहीं आती है। बस्ती कौन सी है? प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका या गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बचेगी। इस कोशिका में क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन होने से एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बनेंगी? 4 कोशिकाएं बनती हैं। ये चारों कोशिकाएं एक रैखिक क्रम में व्यवस्थित हो जाएंगी और इन रैखिक क्रम में से व्यवस्थित कोशिकाओं को हम क्या नाम दे रहे हैं? गुरु बीजाणु कोशिका नाम दे रहे हैं। क्लियर? और उसके बाद इन 4 कोशिकाओं में से 3 कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं और अपना जो पोषक तत्व है, अपने आप में से निकले हुए जो पोषक तत्व हैं, वो चौथी कोशिका के परिवर्धन में काम में ले लेती हैं। यानी कि ये एक कोशिका बचेगी ना, ये कोशिका इन तीनों कोशिकाओं के मटेरियल को, अपघटित मटेरियल को अपने विकास में काम में ले लेती हैं। और 3 कोशिका नष्ट होने के बाद बचेगी एक कोशिका। तो ये एक कोशिका बचती है। ये कोशिका क्या कहला रही है? गुरु बीजाणु कोशिका कहला रही है। ठीक है, अब बाकी का जो मादा युग्मोद्भिद पोर्शन है या भ्रूणकोश वाला पोर्शन है, सब कुछ इसी से डेवलप होगा। हमने जो 8 कोशिकाओं का समूह बनाया था डायग्राम के अंदर, वो इसी से कन्वर्ट होने वाला है। बस अंतर क्या हुआ कि प्रारंभिक अवस्था में 2n के रूप में थी, लेकिन अब किस रूप में प्राप्त हो गई? हमें n रूप में प्राप्त हो गई। आगे बात समझ में। ये चीज कहलाती है गुरु बीजाणु जनन। अगर इन शॉर्ट में हम डेफिनेशन के रूप में देखें तो क्या आएगा नाम? प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका या गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? गुरु बीजाणु जनन कहलाएगा। आगे बात समझ में। अच्छा, ये सारी प्रोसेस कहाँ कंप्लीट हो रही है? बीजांड काय वाले पोर्शन के अंदर ही सारी प्रोसेस चल रही है, क्योंकि 8 कोशिकाओं का समूह भी यहीं पर कंप्लीट होगा। आगे बात समझ में। अब बात करते हैं मादा युग्मोद्भिद या भ्रूणकोश के बारे में। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमारा कवर हो गया, गुरु बीजाणु जनन क्या है। ठीक है, डायग्राम समझ में आ गया आप लोगों को। वो डायग्राम समझ में आ गया कि ये प्रोसेस कहाँ हो रही है? बीजांड काय के अंदर कंप्लीट हो रही है।
अब यहां से हम आगे की प्रोसेस चालू करते हैं, ठीक है। तो इस डायग्राम को रहने देते हैं, यहां से हम अगली स्टेप चालू करेंगे। अब स्थिति क्या है हमारे सामने, बीजांडकाय है। बीजांडकाय के अंदर एक कोशिका है जिसे हम गुरु बीजाणु कोशिका नाम दे रहे हैं। 4 बनी थी लेकिन 3 नष्ट हो गई, बची एक। अब ये एक ही आगे के परिवर्तन में भाग लेती है। इस कोशिका की विशेषता क्या है कि ये अगुणित है, इसका केंद्रक जो है वो एन है, ठीक है। इससे पहले वो 2n था लेकिन विभाजन के दौरान ये बन चुके हैं। अब ये तो टॉपिक हमारा कवर हो गया। अब बात आती है मादा युग्मोद्भिद क्या है और भ्रूणकोश क्या है, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा नाम में कंफ्यूजन नहीं होना है। एक तो होता है भ्रूणकोश, ठीक है, ये लिखा हुआ है, और एक होता है भ्रूणपोष। ठीक है ना। तो भ्रूणकोश और भ्रूणकोश में अंतर क्या होगा, भ्रूणकोश यानी कि जहां पर भ्रूण स्थित होता है उसकी जगह, उसका जो वातावरण होगा, कक्ष जो होता है, भ्रूणकोश कहलाएगा। और भ्रूणपोष क्या होता है कि उस भ्रूण को जिंदा बनाए रखने के लिए जो उसका भोजन तैयार होगा, डबल फर्टिलाइजेशन के द्वारा तैयार होता है, उस प्रोसेस को हम बाद में पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। तो वो चीज क्या कहलाती है, भ्रूणपोष। तो भ्रूणकोश क्या है, जहां भ्रूण है वो कोष्ठ भ्रूणकोश कहलाएगा। और भ्रूणपोष क्या होता है कि उस भ्रूण के सर्वाइव के लिए जो पोषण तैयार हो रहा है वो पोषण क्या कहलाता है, भ्रूणपोष कहलाएगा। क्लियर। ये टॉपिक हमारा बाद का है, अभी का नहीं है। तो हम लोगों को ध्यान देना है मादा युग्मोद्भिद कैसे कंप्लीट हो रहा है और भ्रूणकोश क्या है, ठीक है। हमारे पास रिजल्ट के रूप में क्या है कि बीजांडकाय के अंदर एक कोशिका है जो गुरु बीजाणु कोशिका कहला रही है और ये एन होती है। अब देखो यहां पे क्या होगा कि जो गुरु बीजाणु कोशिका होती है, अगुणित गुरु बीजाणु कोशिका जो होती है वो मादा युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका है। यानी कि जो हम लोग मादा युग्मोद्भिद पढ़ने वाले हैं आगे, उसकी शुरुआत के रूप में हम लोग क्या पढ़ते हैं, गुरु बीजाणु कोशिका। या हम ये कह सकते हैं कि गुरु बीजाणु कोशिका जो होगी वो मादा युग्मोद्भिद की प्रारंभिक अवस्था होती है, पूर्व अवस्था होती है, ठीक है। अब कंप्लीटली मादा युग्मोद्भिद बनेगा कैसे, उस चीज के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। गुरु बीजाणु कोशिका जो होगी, इस गुरु बीजाणु कोशिका में क्या होगा, कंप्लीटली 3 समसूत्री विभाजन होते हैं, ठीक है। समसूत्री विभाजन होंगे, लेकिन वो कैसे होंगे, अलग अलग समय पर होते हैं, वो चीज हम लोग क्लियर करते हैं। तो पहला जब समसूत्री विभाजन होगा, फर्स्ट समसूत्री विभाजन, प्रथम समसूत्री विभाजन होने से यह गुरु बीजाणु कोशिका क्या होगी, 2 कोशिकाओं में डिवाइड हो जाती हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, अब जो ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, प्रथम समसूत्री विभाजन किया, कितनी कोशिकाएं बना ली, 2 कोशिकाएं बना लेती हैं, ठीक है। अब इन 2 कोशिका, अब ये समसूत्री विभाजन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये जो एन कोशिका होती है लास्ट तक एन ही चलेगी ना। और एन क्या होता है, युग्मक हमें तैयार करना है तो एन कोशिका के रूप में तैयार होगा। तो गुरु बीजाणु कोशिका में प्रथम समसूत्री विभाजन होगा जिससे 2 कोशिकाएं बनेंगी। ये दोनों कोशिकाएं एक तो ऊपर की शीर्ष की ओर और एक नीचे शीर्ष की ओर स्थानांतरित हो जाती हैं। यानी कि एक कोशिका तो ऊपर चली जाएगी शीर्ष पर और एक नीचे की तरफ आ जाती है, ठीक है। तो अगली संरचना कैसी कंप्लीट होने वाली है, कुछ इस तरह की संरचना में नजर आती है। एक कोशिका ऊपर चली गई और एक कोशिका नीचे की ओर आ गई, ठीक है। अब यहां पर जब ये कोशिकाएं स्थानांतरित हो जाती हैं तब सेकंड समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन होगा इन दोनों कोशिकाओं में पृथक पृथक रूप से। आइए बात समझ में आपको। इस कोशिका में समसूत्री विभाजन होगा सेकंड वाला, तो इससे कितनी कोशिकाएं बनेंगी, 2। और इसमें भी समसूत्री विभाजन होगा सेकंड वाला, तो इससे भी 2 कोशिकाएं बनने वाली हैं। तो अगली स्टेप हमारा क्या तैयार हो रही है, स्टेप संरचना। इसमें समसूत्री विभाजन हुआ तो ये 2 कोशिकाएं बन गई, ठीक है। और नीचे की तरफ भी समसूत्री विभाजन हुआ, इससे भी 2 कोशिकाएं कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। अब बनी हुई 2 कोशिकाओं में तीसरा समसूत्री विभाजन होता है।
ठीक है, अब देखिए यहां पर 2 कोशिकाएं हैं, प्रत्येक में समसूत्री विभाजन होगा क्योंकि तीसरा है तो ये सभी के अंदर होने वाला है, तो इससे भी 2 बनेंगी, इससे भी 2 बनेंगी, तो 2 कोशिकाओं के समसूत्री विभाजन से ऊपर की तरफ कितनी कोशिकाएं बन जाएंगी? 4 कोशिकाएं, और नीचे भी 2 कोशिकाएं, इनका भी समसूत्री विभाजन होगा तो कितनी कोशिकाएं बन जाएंगी? 4 कोशिकाएं, तो 4 कोशिकाएं ऊपर की ओर और 4 कोशिकाएं नीचे की ओर। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये 4 कोशिकाएं बन गई क्योंकि इसका भी समसूत्री विभाजन होगा और इसका भी समसूत्री विभाजन होगा। नीचे की तरफ भी वो स्थिति हो जाएगी। ठीक है, ये चीज क्लियर हो रही है आपको? प्रथम ये कोशिकाएं बनी, इनके अंदर सेकंड समसूत्री विभाजन होगा। ठीक है, अब जैसे यहां से हम लोग यहां से यहां तक की स्टेप पूरी एक रेखिक डायग्राम में समझ लेते हैं। जैसे ये एक कोशिका है, ये कोशिका समसूत्री विभाजन होगा, ये 2 भागों में डिवाइड होगी, ये 2 कोशिकाओं में कन्वर्ट हो गई। क्लियर? तो ये तो हो गया फर्स्ट समसूत्री विभाजन। क्लियर? उसके बाद इन कोशिकाओं में पुनः सेकंड वाला समसूत्री विभाजन होगा, तो एक से फिर 2 बनेंगी, इससे भी 2 बन गई और इससे भी 2 बन गई। ठीक है, इनमें पुनः समसूत्री विभाजन होगा जो कि सेकंड समसूत्री विभाजन होता है, तो इससे भी 2 बनेंगी, ऊपर वाली से इससे भी 2 बनेंगी, इससे भी 2 बनेंगी और इस फोर्थ कोशिका से भी 2 बनेंगी, और ये हो जाएगा तीसरा समसूत्री विभाजन, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, तो एक कोशिका से टोटल कितनी बन रही हैं? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 कोशिकाएं, तो 1 से 8 कोशिकाएं बन जाती है 3 समसूत्री विभाजन द्वारा। ठीक है, तो यहां पर एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बन चुकी हैं? 8 कोशिकाएं बन चुकी हैं। अब स्थिति क्या होगी? इन 8 कोशिकाओं में से जो ऊपर का 4 कोशिकाओं का समूह है, नीचे का जो 4 कोशिकाओं का समूह है, इनमें से एक एक कोशिका मध्य की ओर आ जाती है, यानी कि एक कोशिका नीचे या मध्य में ट्रांसफर होगी और नीचे से भी एक कोशिका मध्य में ट्रांसफर होती है। तो ये स्थिति क्या बनेगी? कुछ इस प्रकार से संरचना तैयार हो जाती है। अब ऊपर की तरफ कितनी कोशिकाएं बची हैं? 3 कोशिकाएं बची हैं, क्योंकि एक कोशिका कहां पर आ गई? मध्य में आ गई। नीचे से भी एक कोशिका मध्य में आ जाती है, तो मध्य में तो हो जाती हैं 2 कोशिकाएं। ठीक है, और नीचे की तरफ क्या रह जाएंगी? 3 कोशिकाएं। बात समझ में आ गई आपको? वापस समझते हैं इसको। गुरु बीजाणु जनन हम लोग पढ़ चुके हैं कि बीजांड काय के अंदर की जो एक कोशिका होती है वो प्रपसु कोशिका कहला रही है। प्रपसु कोशिका विभाजन करती हैं और विभाजन करने के बाद क्या करती हैं कि गुरु बीजाणु कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। ठीक है, ये गुरु बीजाणु जनन के हम लोग अंदर पढ़ चुके हैं। अब बात कर रहे हैं मादा युग्मोद्भेद। तो ये गुरु बीजाणु कोशिका होती है, इस गुरु बीजाणु कोशिका में 3 समसूत्री विभाजन होते हैं और 3 समसूत्री विभाजन होने के बाद 8 कोशिकाएं कंप्लीट होंगी, जो 3 समूह में डिवाइड हो जाती हैं। शीर्ष की ओर 3 कोशिकाएं, आधार की ओर 3 कोशिकाएं और मध्य में 2 कोशिकाएं। ऊपर की ओर जो 3 कोशिकाएं होंगी, इनको क्या नाम देंगे हम? नीचे की तरफ 3 कोशिकाएं हैं, ऊपर की तरफ 3 कोशिकाएं, बीच में 2 कोशिकाएं होती हैं। ऊपर की ओर जो 3 कोशिकाएं ये प्रतिध्रुवीय सेल या प्रतिमुखीय सेल कहलाती हैं। बीच की जो 2 कोशिकाएं होती हैं ये ध्रुवीय सेल कहलाती हैं, और लास्ट की जो 3 कोशिकाएं हैं इनमें से आधार की तरफ की 2 कोशिकाएं आधारीय सेल और उनके ऊपर की जो तीसरी कोशिका होती है वो अंड कोशिका कहलाती है। और एक बात ध्यान रखना है कि ये 8 की 8 कोशिकाएं क्या हैं? एन है, क्योंकि इसके बाद सारे समसूत्री विभाजन हुए हैं, तो एन की मात्रा हमेशा वहां तक बनी रहेगी। तो अब वो संरचना कैसे हो रही है, अब उसको हम क्लियर कर लेते हैं थोड़ा सा। हमने जो डायग्राम बनाया था वो कैसे बनाया था हम लोगों ने? बीजांड का जो हम लोग डायग्राम बनाते हैं, तीन कोशिकाएं, मध्य में 2 कोशिकाएं, नीचे की तरफ भी 3 कोशिकाएं। क्लियर? इसके बाद ये बीजांड काय हो जाएगा, इसका आवरण हो जाएगा पूरा। ठीक है, और इसके बाद इसके कवर हो जाएंगे जिनको हम बीजांड आवरण बोलते हैं। ये डायग्राम हम लोगों ने बीजांड की संरचना में बनाया था।
ठीक है। तब क्या होगा, ये तो हो गया बीजांड आवरण जो दो होते हैं, उसके बाद बीजांड काय आ जाएगा, फिर भ्रूण कोश आ जाता है। अच्छा, ये भ्रूण कोश कैसे बना है, वहां पर हमने दो कोशिकाएं पढ़ी थी, पहली थी प्राथमिक भित्ति कोशिका और सेकंड क्या थी, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। तो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका से तो अंदर की 8 कोशिकाएं कंप्लीट हो रही हैं विभाजन द्वारा, लेकिन ये जो भ्रूण कोश का जो आवरण बना है ना, ये आवरण किससे बना है, प्राथमिक भित्ति कोशिकाओं से बना है। आगे बात समझ में आपको। तो ये इस प्रकार से एक प्रारूपिक बीजांड तैयार होता है और ये जो संरचना बन रही है, अंड कोशिकाएं बन रही है, सब क्या कहला रही है, मादा युग्मोद्भिद। ये मादा युग्मोद्भिद का पोषण होगा जो अल्प समय के लिए होता है। आगे बात समझ में। तो इसी वीडियो के साथ हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल हम लोग बात करने वाले हैं कि निषेचन किस प्रकार से होगा, भ्रूण किस प्रकार से बनेगा, फल किस प्रकार से बनता है, ये सारी चीजें हम लोग अगली वीडियो में क्लियर करेंगे, अगले चैप्टर में कवर करेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर क्या क्या कंप्लीट हो गया, नर व मादा युग्मोद्भिद क्या होता है, इसकी संरचना किस प्रकार से होगी और इनका परिवर्धन किस प्रकार से होगा। इस वीडियो में क्या पढ़ा हमने, गुरु बीजाणु जनन किस प्रकार से होगा, मादा युग्मोद्भिद क्या है, कैसे बनता है और भ्रूण कोश क्या है। तो भ्रूण कोश में डिफरेंस समझ में आ गया आपको। ये बीजांड आवरण होगा, इसके अंदर एक कोष्ठ होता है ना, उन कोष्ठ के अंदर ये 8 कोशिकाएं रहती है, तो वो कोष्ठ क्या कहलाएगा, भ्रूण कोश कहलाएगा, यानी कि भ्रूण को रखने वाला एक कोश होगा, ठीक है। उसके अंदर 8 कोशिकाएं होंगी, तो ये बीजांड कहलाएगा और इसके अंदर भ्रूण कोश और बीजांड आवरण संरचनाएं पाई जाती हैं। तो ये टॉपिक हमारा क्लियर हो चुका है, गुरु बीजाणु जनन, मादा युग्मोद्भिद संरचना और परिवर्धन। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, अच्छा हमने आवर्त बीजीय पादपों का जब स्टार्टिंग में पढ़ा था, हम लोगों ने क्या क्लियर किया था कि इन पादपों में जो आवर्त बीजीय पादप होते हैं, इन पादपों में 2 पीढ़ी एकांतरण देखा जाता है जो कि क्लियर नहीं होता, कुछ समय के लिए बनता है तो वो क्लियर नजर नहीं आता है। तो पहला तो होता है आपके बीजाणुद्भिद पीढ़ी और दूसरी होती है युग्मोद्भिद पीढ़ी। बीजाणुद्भिद पीढ़ी यानी कि 2n कोशिका वाली पीढ़ी और युग्मोद्भिद पीढ़ी क्या हो जाएगी, n कोशिका वाली पीढ़ी। और हम लोग जानते हैं कि n संरचना कब बनती है, अब ये क्वेश्चन क्लियर हो जाना चाहिए कि n संरचना कब बनेगी, जब युग्मकों का निर्माण होगा। परागकण के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा, जनन कोशिका से 2 नर युग्मक बनते हैं, वो है युग्मोद्भिद पीढ़ी, ठीक है। और यहाँ पर मादा के अंदर क्या हो रहा है, ये अंड कोशिकाएं और अन्य कोशिकाएं बन रही है, ये है युग्मोद्भिद पीढ़ी जो कुछ समय के लिए बनती है। फ्लावर जैसे ही खिलता है, जैसे ही निषेचन हुआ सारी संरचनाएं झड़ जाएंगी और निषेचन होते ही वापस से 2n संरचना तैयार हो जाती है कि बीज में 2n अवस्था पाई जाती है, मेल एंड फीमेल जो गैमेट मिलते हैं तो वापस से 2n स्ट्रक्चर तैयार हो जाती है, तो बीजाणुद्भिद पीढ़ी स्टार्ट हो जाती है। तो ये संरचना कब तक रहती है, फ्लावर खिलने के बाद, जब तक नर युग्मक और अंड कोशिका नहीं बनती। जैसे ही वो बनेगी वो युग्मोद्भिद पीढ़ी कहलाएगी। उसके बाद वो थोड़े समय के लिए रहती है, पुनः इनमें निषेचन हो जाएगा तो वापस से ये चीज क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, पूरा टॉपिक हमारा क्लियर हो चुका है कि नर मादा युग्मोद्भिद क्या है, संरचना परिवर्तन क्या है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अब अगली वीडियो में हम लोग क्या क्लियर करने वाले हैं, अब हमारे पास नर युग्मोद्भिद तैयार है, मादा युग्मोद्भिद तैयार है, ठीक है, यानी कि परागकण तैयार है जिसके अंदर नर युग्मक है और यहाँ पर बीजांड तैयार है जिसके अंदर भ्रूण कोश के अंदर अंड कोशिका है। अब इन दोनों में निषेचन होगा, भ्रूण बनेगा, फल बनेगा, बीज बनेगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।